नमस्कार दोस्तों, एफर्ट आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इधर रेनी सीजन चल रहा है तो हमने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता की बात करते हैं। तो आज इस टॉपिक को समझते हैं और इसके बेसिक चीज़ें अगर हम समझ लेते हैं तो जब हम प्रेसिपिटेशन या वर्षण की बात करेंगे तो हर चीज़ें आपको इजी वे में समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्द्रता क्या होती है। तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, और विशेष तौर से अगर क्लाइमेटोलॉजी की बात की जाए तो क्लाइमेटोलॉजी में इसका बहुत बड़ा रोल है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है इसका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्द्रता क्या है। तो एटमॉस्फेयर या हमारे वायुमंडल में जो हमारी वायु है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब इसमें एवोपरेशन की बात होती है, वाष्पीकरण क्या होता है। तो जिस प्रोसेस से जल वाष्प में कन्वर्ट होता है, बदलता है, उसे हम एवोपरेशन वाष्पीकरण कहते हैं। और ये जो ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करते हैं, आर्द्रता की बात करते हैं, तो ये पूरी पृथ्वी पर या पूरी सतह पर एक जैसे नहीं पाया जाता है। किसी स्थान पर ज़्यादा है, किसी स्थान पर कम है। तो इक्वेटर टू जब हम पोलर की तरफ जाते हैं तो सभी स्थान पर ये समान नहीं है। अब इसके बाद आता है लेटेंट हीट, जो गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या है कि जब हम वाटर को, जल को वाष्प में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा या छुपी हुई ऊष्मा। तो एक बेसिक टर्म है। उसके बाद जो है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो संघनन की गुप्त ऊष्मा जब कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, तो उस टाइम पर जो एनर्जी, जो हीट जो है रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अर्थात जब एयर जो है पूरी तरह सैचुरेट हो जाती है तो कंडेंसेशन कहलाता है। जब वो कंडेंसेशन होता है तो उस टाइम पर जो है जो हीट रिलीज हो रही है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो संघनन की गुप्त ऊष्मा। उसके बाद एक टर्म है ड्यू पॉइंट या ओशांक बिंदु। ये क्या होते हैं, जिस टेम्परेचर पर एयर जो है वायु कंडेंसेशन होता है या संतृप्त होती है तो उसे हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ओशांक बिंदु। यह टेम्परेचर है 0 डिग्री से नीचे हो गया तो वो आइस या हिम में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इससे ऊपर हो जाएगा तो 0 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो है ड्यू, ओस या फॉग, कोहरा या क्लाउड, बादल बन जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म थे जो हम अभी आपसे चर्चा की है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो आर्द्रता ह्यूमिडिटी पाई जाती है तो इसका जो वेदर है और उस स्थान पर विशेष इसका प्रभाव पड़ता है, या उस वेदर को चेंज करने में, उस स्थान की जलवायु को चेंज करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब इससे जो है आर्द्रता जो है जलवाष्प की मात्रा की वास्तविक जो मात्रा पर ही जो वहाँ के रियल ह्यूमिडिटी है उसी पर जो है रेनफॉल, वर्षा निर्भर करती है। वर्षा का नेचर निर्भर करता है कि कितनी वर्षा होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। उसके बाद जो है जो सन से आने वाली या जो सोलर रेडिएशन की बात करते हैं या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात करते हैं, पार्थिव विकिरण या सौरी विकिरण, वो जो है हमारे वाटर वेपर पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि वो हमारी पृथ्वी को कितना ज़्यादा हीट कर पाएगी या हीट रख पाएगी। अगर वहाँ पर वाटर वेपर जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है तो वो जो है सन से जो सोलर रेडिएशन आ रहा है या अर्थ से जो रिफ्लेक्ट वापस होके जा रही है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसको जो है उसे अब्जॉर्ब करके रोक के रखने में भूमिका, अर्थात हमारे वायुमंडल को, हमारी पृथ्वी को गर्म करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ साथ ये जो है, ये जो टेम्परेचर कब तक हमारी पृथ्वी का बना, कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ये ह्यूमिडिटी पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। और वायु राशि जो है, एयर मास जो टॉपिक पढ़ाए हैं वायु, उसमें उसकी स्थिरता और अस्थिरता भी किस पर निर्भर करती है, वाटर वेपर या ह्यूमिडिटी, आर्द्रता पर निर्भर करती हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं कि जो जिनमें
या कह सकते हैं हम क्लाइमेट पर या वेदर पर इम्पैक्ट डाल रहा है ह्यूमिडिटी, हमारी आर्द्रता। अब ये जो है ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर एटमॉस्फेयर को कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप ओशन देखेंगे, कॉन्टिनेंट देखेंगे तो ओशन से मैक्सिमम जो है हमारे एटमॉस्फेयर को जो ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर प्राप्त होता है तो वो कहाँ से प्राप्त होता है, ओशन से प्राप्त होता है। ओशन के अलावा अगर हम देखें कॉन्टिनेंट की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पर जो सी हैं या लेक हैं या कैनाल हैं, ठीक, रिवर्स हैं, इन सभी से जो है वाटर जो है एवोपरेट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, वाष्पीकृत होकर जाता है। अब ये जो है कम और ज़्यादा निर्भर करते हैं कि अगर मान लो किसी एटमॉस्फेयर, अगर इक्वेटर के आसपास वाला जो क्षेत्र अगर देखा जाए तो 0 से 10 डिग्री के बीच जो है ज़्यादा जो है एवोपरेट होता है, वाष्पीकरण होता है। और अगर सागर हम देखते हैं तो 10 से 20 डिग्री के मध्य बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्धों में एवोपरेशन ज़्यादा होता है। अब इसके अलावा जो है जो हम एग्रीकल्चर जो फार्मिंग वगैरह करते हैं वहाँ से भी जब हम अपने फार्म में इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो वहाँ भी वाष्पीकरण होकर एटमॉस्फेयर में हमारा आता है, ठीक। इसके बाद हम ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ये वायुमंडल पे, यहाँ प्रेसिपिटेशन पे पड़ेगा। उसके बाद जो है एटमॉस्फेयर में जो साइक्लोन चलते हैं तो साइक्लोन के लिए विशेष तौर से आप कि अगर जब हम बात किए थे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन तब तक जिंदा रहेगी जब तक उसे लेटेंट हीट मिलती रहेगी, गुप्त ऊष्मा मिलती रहेगी, अर्थात उनकी गति को कम और ज़्यादा करने में तो ये ह्यूमिडिटी या लेटेंट हीट की या वाटर वेपर की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जैसे जो है लेटेंट हीट मिलना ख़त्म हो जाएगी, वाटर वेपर मिलना ख़त्म हो जाएगा, वैसे जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो है वायुमंडल की जो आर्द्रता है, अब ये आर्द्रता के टाइप्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आर्द्रता पाई जाती है। तो इसके जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता, ये जो है तरह तरह से इसको डिवीजन मतलब 3 भाग में हम डिवाइड किया जा सकता है। अब जो इसे मापा जाता है ये क्यूब जो है, क्यूब में आयतन मतलब एक निश्चित आयतन वाली जो वायु होती है और सेंटीमीटर में हम ग्राम में नापते हैं, क्यूब सेंटीमीटर ग्राम में इसे मापा जाता है। तो घन सेंटीमीटर ग्राम में कि मतलब एक निश्चित आयतन वाली, निश्चित तापमान वाली जो एक क्यूब वाली जो वायु है उस वायु में कितना जो है वाटर वेपर है या ह्यूमिडिटी है इस समय ग्राम में कितना ग्राम है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आर्द्रता सामर्थ्य क्या होते हैं। एक निश्चित तापमान में मैक्सिमम जितनी आर्द्रता एयर जो है वायु ग्रहण करती है उसे हम आर्द्रता सामर्थ्य बोलते हैं। और यह जो है ह्यूमिडिटी जो है ये शीत ऋतु की अपेक्षा मतलब जो विंटर सीजन की तुलना में अगर कंपेयर किया जाए तो समर सीजन और रात की तुलना में दिन में जो है ज़्यादा जो है एवोपरेशन होता है या जो ह्यूमिडिटी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। आर्द्रता सामर्थ्य तो मैक्सिमम जो जितनी जो है धारण करने की क्षमता है किसी एयर में ह्यूमिडिटी को, उसे हम बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। और इसके बाद जो है संतृप्त की वायु क्या है कि अगर किसी एयर में जितना उसके धारण करने की कैपेसिटी है तो अगर उतनी जो है मॉइस्चर, अगर उतनी ह्यूमिडिटी है तो वो वायु जो है संतृप्त हो जाती है। यदि कोई एयर है उस एयर में मैक्सिमम जो है जितनी अधिक जो है वो आर्द्रता धारण कर सकती है तो उतनी अगर 100% अगर उसमें एयर में मॉइस्चर आ गया या ह्यूमिडिटी आ गई तो वो वायु जो है संतृप्त हो जाएगी। अब इसके बाद हम निरपेक्ष आर्द्रता क्या कहते हैं, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित तापमान पर एक निश्चित आयतन वाली वायु में मौजूद जो नमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सापेक्षिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो ये जो है परसेंटेज में निकाला जाता है कि एक निश्चित आयतन वाली वायु में जो मौजूद नमी है या आर्द्रता ह्यूमिडिटी है और अब्लिक ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100, इसे हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हमेशा जो है किसी के साथ अगर रिलेटिव जो है सापेक्षिक उसकी तुलनात्मक रूप में कितनी सामर्थ्य है। तो इसका जैसे मान लो कि ये
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी प्लीज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंटू 100। ठीक, तो निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है धारण करने की क्षमता इंटू 100, तो इसे हम बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब कोई रेनफॉल कभी या एयर तभी सैचुरेट होगी जब जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। थोड़ा यहाँ समझना है कि मान लो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 50 है ग्राम और इसकी धारण करने की क्षमता जो है 100 है, तो यहाँ पर 100, अब इसका हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 50% परसेंटेज में लिखा जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%। अब जो है एयर अभी सैचुरेट नहीं होगी, अर्थात वो संतृप्त नहीं होगी। जब तक एयर संतृप्त नहीं होगी तो कंडेंसेशन मतलब होगा नहीं, बादल नहीं बनेगी, वर्षा नहीं होगी। अर्थात इसे 100% कराना है। तो इसे 100% कराने के लिए एक तरीका है कि हम जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमारी है उसमें लाकर हम डब्बे से पानी डाल कर उसको 100% कर दें, ये पॉसिबल है नहीं। एक दूसरा तरीका है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा वैसे वैसे इसकी धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो कैपेसिटी है वो धारण करने की कम हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में ये 100% हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स मान लो कि अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस पे इसकी धारण करने की क्षमता है 50 ग्राम या 50%, अगर इस पे इसको हम 5 डिग्री टेम्परेचर कर दें, टेम्परेचर कम कर दें, तो इसकी धारण करने की 25 हो जाएगी। तो वैसे यहाँ पर एक निश्चित तापमान वाली है, तो यहाँ पर अगर मान लो इसकी धारण करने की क्षमता 100 है, तब जब टेम्परेचर 10 डिग्री है, अगर इस टेम्परेचर को अगर हम घटा देते हैं 10 डिग्री जगह क्या करते देते हैं 5 डिग्री कर देते हैं, तो धारण करने की क्षमता क्या हो जाए 50 हो जाएगी। तो अब इसकी जो धारण करने की क्षमता अगर हम टेम्परेचर की घटा देंगे, धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं कि मान लो इसके 10 डिग्री पर धारण करने की क्षमता है ये 100 ग्राम, और अगर इसको 5 डिग्री टेम्परेचर हम कर देते हैं तो इसकी 50 ग्राम हो जाएगी धारण करने की क्षमता। तो इसी फॉर्मूले से हम इसे मतलब अर्थात जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसकी धारण करने की क्षमता जो है कम हो जाएगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 100% हो जाएगी, फिर कंडेंसेशन हो जाएगी, फिर वर्षा हो जाएगी। क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कंडेंसेशन तभी होगा जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% तब होगी जब टेम्परेचर जो है डिक्रीज करेगा, तो इसकी धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो इसी वजह से जब एयर जो है सरफेस से वर्टिकल रूप में ऊपर उठती है, रेनफॉल के लिए कंपल्सरी है कि रेन का वर्टिकल रूप में ऊपर उठना, जब ऊपर उठती है तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करने लगता है। नॉर्मल लेफ्ट रेट के प्रोसेस से अगर हम चलते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई जाएंगे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो उससे जैसे जैसे एयर ऊपर जाती है तो टेम्परेचर कम होता जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि धारण करने की क्षमता कम हो चुकी है। तो फिर जैसे वो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है उस एयर के, तो एयर क्या होते हैं वो सैचुरेट हो जाती है। जैसे वो सैचुरेट होती संतृप्त हो जाएगी, फिर उसमें कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। कंडेंसेशन के बाद जो है क्लाउड बादल बनेंगे, बादल के बाद वर्षा होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अच्छे से समझ चलना है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या जो है सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। ठीक, इस महत्व को हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, विशेष तौर से वेदर से रिलेट करके। दूसरा जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है कि वर्षा की इसकी मात्रा की संभावना कि वर्षा होगी कि नहीं होगी। फिर उसके बाद जो है इसके
इसके परसेंटेज पर निर्भर करेगा कि हम जो भविष्यवाणी करना, अगर उसका परसेंटेज ज़्यादा है तो हम वर्षा की संभावना बताएंगे, अगर उसका परसेंटेज कम है तो हम ड्राई भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वर्षा नहीं होगी, तो इसके परसेंटेज पर। और इसकी जो है मात्रा जो है और इसका स्वरूप भी निश्चित होगा। ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बहुत ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वर्षा भी बहुत ज़्यादा होगी। अब इसके बाद हम कहते हैं कि इसका जो हमारे जो मानव है, मानव के स्वास्थ्य पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब जो 60%, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम है या 60% ज़्यादा है तो जो मानव के लिए ये दोनों स्थिति हानिकारक है, उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं मानी जाती। तो इसलिए ना 60% से कम होनी चाहिए ना 60% ज़्यादा, इसके बीच की अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो जान लो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अर्थात ना तो ये 60% कम होना चाहिए ना ज़्यादा। तो इसीलिए कहीं जहाँ जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, एग्जाम्पल जैसे इक्वेटर के आसपास देखोगे तो वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मॉइस्चर की वजह से वहाँ की लाइफ जो है निरस्त हो जाती, बहुत आलसपन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये सब फील होता है। और जहाँ पर बहुत कम है वहाँ की भी लाइफ बहुत कष्टदायक हो जाती है। अब इसके बाद जो है जहाँ पर बैलेंस है, आइडियल रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं मेडिटेरियन टाइप जो क्लाइमेट है वहाँ पर, तो वो जो है मानव जीवन के लिए बहुत अच्छी क्लाइमेट मानी जाती है सर्वाइवल के लिए। ठीक, तो अब इसके बाद जो है इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट जैसे इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल जो डेजर्ट रीजन है, इन सब पे देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट जो हमारे गुड्स हैं, वस्तु पे पड़ता है, जो हमारी बिल्डिंगें हैं उस पे पड़ता है, इवन जो है जो इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट हैं उन पे रेडियो आज कम्युनिकेशन आज पर आवाज़ में प्रॉब्लम आने लगती थी, ये सारे जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके बाद जो है एक लास्ट जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि अंतर एब्सोल्यूट और उसमें सिर्फ ये अंतर होता है कि जो इसे किलोग्राम में, अगर एक निश्चित आयतन वाली एयर है, वायु है निश्चित टेम्परेचर पे, उस वायु का कितना वेट है, कितना वजन है और उसमें कितना ग्राम जो है ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है। मान लो कि 1 किलोग्राम अगर एयर है तो उस 1 किलोग्राम में कितने ग्राम जो है इस समय उसमें ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, तो उसे हम बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब इसके बाद जो है हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे, वर्षण की बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पढ़ा और उसके टाइप्स पढ़ा। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।